बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 12। आज का हमारा टॉपिक है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बाय मिलिकन मेथड। तो इस टॉपिक के अंदर हमने चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मिलिकन मेथड 1909 में एक साइंटिस्ट थे R.A. मिलिकन। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट की मदद से चार्ज फाइंड आउट किया इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन उन्होंने मेजर किया। अब उसके लिए उन्होंने एक सेटअप यूज किया जो कि मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो चलिए अब इस सेटअप की कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर आपके एक चैम्बर के अंदर दो पैरेलल प्लेट P और P प्राइम रखी और उनके दरमियान जो डिस्टेंस था वो बहुत ज़्यादा स्मॉल D डिस्टेंस उसने उन पैरेलल प्लेट के दरमियान रखा। अब अपर जो पैरेलल प्लेट थी उसके अंदर एक स्मॉल होल रखा। ठीक है, अब ये होल किस लिए है वो हम आगे चल के बात करें। ठीक है, उसी तरीके से एक एटॉमाइजर उसने लगाया, इसके अंदर अब ऑयल था। अब इस एटॉमाइजर की मदद से उसको ऑयल का स्प्रे करना है यहाँ पे। तो एटॉमाइजर फॉर स्प्रेइंग द ऑयल। ठीक हो गया। इसी तरीके से उसने क्या किया कि इधर से इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करना था यहाँ पे। तो इसके लिए इसके पाथ को विजुअलाइज करने के लिए यहाँ पे एक सोर्स रखा और एक कन्वेक्स लेंस की मदद से उसको इस प्लेट्स के दरमियान उस लाइट को फोकस किया। अब उसके अलावा इस ऑयल ड्रॉपलेट की मोशन को क्रिटिकली ऑब्जर्व करने के लिए उसने इस सारे पोर्शन को माइक्रोस्कोप के अंदर रखा। तो अब माइक्रोस्कोप की मदद से ये सारा फोकस उसने किया। तो ये आपका इस सारे पोर्शन को उसने माइक्रोस्कोप की मदद से फोकस किया। ठीक है, इन दो पैरेलल प्लेट के दरमियान ये बैटरी लगाई। बैटरी लगाएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और उससे फिर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो वो अगर चार्ज है तो उसके ऊपर क्या होगा, फोर्स एक्ट करेगी जिसे आपने इलेक्ट्रिक फोर्स कहा। ठीक है, तो चलिए ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। अब जरा इसकी वर्किंग के ऊपर बात करते हैं। तो क्या होता है कि यहाँ से सबसे पहले तो हम देखते हैं कि चैम्बर हमने ये क्यों यूज किया है। ठीक है, अब इसके अंदर हमने स्टडी करना है चार्ज को क्रिटिकली ऑब्जर्व करना है कि उसके ऊपर कितना चार्ज है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ठीक है, तो अब अगर इसको देखें तो चैम्बर क्यों यूज किया। तो चैम्बर यूज करने का मतलब ये है कि अगर चार्ज को आपने क्रिटिकली ऑब्जर्व करना है, ठीक है, तो फिर उसके लिए क्या होना चाहिए कि कोई बाहर से कोई फोर्स एक्ट नहीं करनी चाहिए। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है बाहर की रेजिस्टेंस का वो होता है एयर करंट्स। तो एयर करंट्स जो हैं उसको रिड्यूस करने के लिए उन्होंने चैम्बर यूज किया ताकि हवा जो है वो चार्ज बाहर से कोई हवा ना आए। हवा आएगी तो उस चार्ज की मोशन के ऊपर वो एक्ट करेगी। तो इसीलिए उसने चैम्बर यूज किया और उससे फिर क्या हो गया, उसकी एयर करंट्स को उसने कम कर दिया। एयर करंट्स अब इस चैम्बर के अंदर मौजूद नहीं है, तो हवा की वजह से जो उसके ऊपर इफेक्ट होना है तो वो अब नहीं होगा। अच्छा, अब इसने क्या किया कि इसने एटॉमाइजर से उसे पंप किया तो उससे क्या हुआ कि वो ऑयल है वो स्प्रे की तरह आ गया। तो अब यहाँ पे हमने स्प्रे किया तो ये आ गया। अब हुआ क्या, अब जैसे ही उसने इसको दबाया, ठीक है, तो उससे क्या हुआ, उससे अब यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट है। अब देखिए कि पीछे उसका एरिया ज्यादा और जो उसकी नोजल है वो इंतहाई बारीक।
अब अगर उसकी नोजल इंतहाई बारीक है तो जब ऑयल ड्रॉपलेट उस नोजल के अंदर से गुजरेंगे तो फ्रिक्शन होगी बिटवीन। अब फ्रिक्शन किस किस के ऊपर, तो वो फ्रिक्शन होगी बिटवीन ऑयल ड्रॉपलेट एंड वॉल ऑफ द एटमाइजर। अब इस फ्रिक्शन की वजह से इस जो ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से आया, ऑयल ड्रॉपलेट की फ्रिक्शन विद द वॉल। क्यों, क्योंकि इधर बहुत ज्यादा नैरो ओपनिंग है, नैरो ओपनिंग होगी तो उसकी वॉल उसके साथ फ्रिक्शन करेंगी जिसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो इसका मतलब आप एटमाइजर से उसे दबाया, उधर से ड्रॉपलेट निकले, वाल के साथ फ्रिक्शन हुई तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब ये वाला जो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब जब नेगेटिव चार्ज आया तो ये इनमें से कुछ ड्रॉपलेट जो है वो यहाँ तक आ गए। जब इस होल जहाँ पे रखा है उस होल से पास किए और यहाँ पे आ गए। अब ये जो चार्ज यहाँ पे आया इसको हमने क्रिटिकली ऑब्जर्व करना, ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब आपने क्या किया, इन दोनों प्लेट्स को वोल्टेज अप्लाई कर दिया। तो अब आप पहले स्टडी कर रहे हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई की उससे उसकी मोशन के ऊपर कैसे असर पड़ा। तो आपने क्या किया कि इसको वोल्टेज दे दी। अब वोल्टेज दिया तो अब जिस प्लेट को पॉजिटिव साइड ऑफ द बैटरी आपने किया तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और जिसको नेगेटिव के साथ जोड़ा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया पॉजिटिव से नेगेटिव थे। तो इसका मतलब बैटरी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आया, ठीक है। तो अब बैटरी और इलेक्ट्रिक फील्ड V और इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया V और E का रिलेशन आप प्रीवियस टॉपिक के अंदर पढ़ चुके हैं और वो क्या है, E इक्वल टू माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R। E जो है वो नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट है, लेकिन यहाँ पे आप डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे, तो इसी वजह से आपने माइनस को खत्म कर दिया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गया। अब आपने जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है वो V है, इसी वजह से डेल्टा V की जगह आपने क्या लिखा V, और उन दो प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस था वो डेल्टा R नहीं है बल्कि D है। तो इससे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पोटेंशियल की वजह से वो ये आ गई। अब नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे तो लाजमी बात है पॉजिटिव उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी पॉजिटिव प्लेट, और नेगेटिव प्लेट उसे आपस में रिपेल करेगी। तो अब अगर ये आपके पास नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड उसे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो वो हमेशा उसकी अपवर्ड आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स उसे अपवर्ड लेके जाएगी। क्यों, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पहले करेगा ऊपर की तरफ और पॉजिटिव उसको अट्रैक्ट करेगा तो वो भी ऊपर की तरफ। इसी तरीके से ये ड्रॉपलेट तो है ना, इस कुछ ना कुछ तो मैस है। अब अगर कुछ ना कुछ मैस है तो उसके ऊपर ग्रेविटी भी एक्ट करेगी और ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ एक्ट करती है, ठीक हो गया। तो अब अगर इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें तो वो क्या होगी, QE की इक्वल होगी इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करेंगे तो। इसी तरीके से फोर्स ऑफ ग्रेविटी चेक करेंगे तो वो mg की इक्वल होगी। अब ड्रॉपलेट नीचे की तरफ आ रहा है, चार्ज अब चार्ज नीचे की तरफ आ रहा है। एक वक्त ऐसा आएगा इन प्लेट्स के दरमियान जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स और फोर्स ऑफ ग्रेविटी ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब अगर ये दोनों इक्वल हो जाएं तो फिर क्या होगा, चार्ज उसके अंदर सस्पेंड हो जाएगा। तो ऐसे ही देखा कि ये जब दोनों इक्वल होंगी, E की वैल्यू आपने V ओवर D लिखी और इससे हमें चार्ज की वैल्यू आ गई mgd ओवर V। अब अगर इधर देखें तो वोल्टेज हमने खुद ही अप्लाई किया, ये हमें नॉन है, ठीक हो गया। D सेपरेशन ये भी हमें पता है क्योंकि हमने खुद ही सर्किट बनाया है ये वाला, तो हमें पता है कि दो प्लेट्स के दरमियान मैंने डिस्टेंस कितना रखा है। G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो भी हमें पता है। मैस,
अब चार्ज बहुत ज़्यादा छोटा है, टाइनी है बिल्कुल, तो उसका मैस कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑफ कर देते हैं। तो फिर क्या किया कि हमने अगला स्टेप है कि हमने मैस निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑफ कर दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑफ किया तो उसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो हो गई, अब उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट नहीं कर रही। तो अब फिर क्या होगा, जब फोर्स इक्वल नहीं है तो अब चार्ज फिर नीचे की तरफ अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव करना शुरू कर दे। अब आपको पता है कि एक लिक्विड ड्रॉपलेट जो चार्ज भी हो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो सिर्फ ड्रॉपलेट की फॉर्म वो बिहेव करेगा, वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो अब इसकी एक अपोजिंग फोर्स भी होती है जो हमेशा इसके अपोजिट होती है, और वो कौन सी होती है? ड्रैग फोर्स। तो नीचे की तरफ गया तो उसकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है? mg की इक्वल है, जबकि उसकी अपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स होती है जिसे आप चैप्टर 6 फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ चुके हैं कि जब एक ड्रॉपलेट नीचे की तरफ तो हमेशा इसकी अपोजिट एक फोर्स होती है जिसे आपने ड्रैग फोर्स का, और उसकी वैल्यू 6 पाई ईटा आर वी टी होती है। अब क्या होगा, जब ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएंगी फिर आपका ड्रॉपलेट सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है, तो आपने दोनों को इक्वल लिखी, तो अब जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट वेलोसिटी होगी और उसको टर्मिनल वेलोसिटी, तो ये अब वीटी आ गया। ठीक है, अब यहां तक आ गया। अब आपको पता है कि अब एक ड्रॉपलेट है तो उसका मैस कैसे निकालते हैं? ड्रॉपलेट है, लिक्विड है, तो उसकी डेंसिटी हमें पता होती है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम, तो मैस इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब जब एक ड्रॉपलेट नीचे की तरफ जा रहा होता है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो उसकी जो शेप होती है वो मोस्टली स्फेरिकल शेप होती है। तो हम अज्यूम कर लिया कि वो स्फेरिकल शेप का ड्रॉपलेट था, तो स्फेरिकल शेप है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। तो इधर से मैस हमारा आ गया, मैस की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट की, ठीक है, तो ये चीज आ गई मैस की वैल्यू, ये मैस की वैल्यू पुट की, ये वाली, ये जी की वैल्यू है, ये जी, और उस तरीके से आगे। अब आपको पता है कि पाई पाई से कैंसिल, ठीक है, 2 2s are 4, 2 3s are 6, और इससे आपको अगर आप आर और इधर से आर स्क्वायर बन गया तो इधर से आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9 ईटा आर वी टी ओवर 2 रो जी। ठीक है, अब यहां पे अगर देखें तो आर स्क्वायर कैसे निकालेंगे? अब अगर हमारे पास यहाँ पे आर आ जाता है तो बाकी हम सारी चीजें निकाल सकते हैं, मैस निकाल सकते हैं। हमें ये पता है कि डेंसिटी हमें पता है, ये कांस्टेंट है, आर हमें कहीं से पता चल जाए तो मैस निकाल सकते हैं, मैस हमें पता चल जाए तो यहाँ पे पुट करके हम चार्ज निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे पोर्शन शुरू होता है माइक्रोस्कोप का जो हम क्रिटिकली ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब क्या करते हैं, आप जरा माइक्रोस्कोप के ऊपर आ जाते हैं। अब माइक्रोस्कोप के देखते हैं तो इधर उसकी डिवीजन्स बन रही होती हैं इसी तरीके से। तो माइक्रोस्कोप को फोकस किया फॉर एग्जांपल, अब वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, जब एक इक्वल हो जाते हैं तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे की तरफ मूव कर रहा होता है, जिसे आपने टर्मिनल वेलोसिटी कहा। तो अब इधर से क्या किया, फिर हमने माइक्रोस्कोप की मदद से देखा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से यहाँ तक आया, ठीक है, तो आपको पता है कि दो जो आपके पास माइक्रोस्कोप है उससे आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं कि दो लाइनों के दरमियान डिस्टेंस उसके अंदर क्या है। तो अब इधर से आपका डिस्टेंस पता चला, ठीक हो गया। उसी तरीके से फिर आपने टाइम नोट कर लिया कि यहाँ से यहाँ तक मूव करने में उसे कितना टाइम लगा। तो अब क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हम s इज इक्वल टू वी टी वाला फार्मूला लगा के v इज इक्वल टू एस ओवर टी से वी टी निकाल सकते हैं। s क्या है? वो उसका डिस्टेंस है जिसको आपने d कह दिया, और t क्या है? टाइम, कि उसे इतना मेजर करने के लिए कितना टाइम लगा। तो अब ये वाला काम माइक्रोस्कोप की मदद से आप क्रिटिकली ऑब्जर्व करेंगे कि कितना डिस्टेंस उसने मूव किया और उसके लिए टाइम कितना लगा। अब क्योंकि वेलोसिटी स्पीड कांस्टेंट थी तो ये वाला फार्मूला लगा के वीटी निकाल लिया। अब ये माइक्रोस्कोप की मदद से आप करेंगे। वीटी निकला तो यहां पे पुट किया, ठीक है, वीटी निकला तो यहां पे पुट किया, यहां पे पुट किया तो आर निकल आया, आर यहां पे पुट किया तो मैस आ गया, मैस यहां पे पुट किया तो हमें चार्ज पता चल गया।
तो इसी तरीके से उसने भी इससे चार्ज निकाला इस तरीके से। अब जब चार्ज निकल आया तो अब उसने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए। काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसने ये पता चलाया कि जो चार्ज है वो इंटेग्रल मल्टीपल है इलेक्ट्रॉन का। चार्ज इज एन इंटेग्रल मल्टीपल है इलेक्ट्रॉन का, और इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज की मिनिमम वैल्यू है और उसकी वैल्यू 1.6 10⁻⁻⁹ ठीक है, कूलम। तो उसने क्या किया कि जितने भी चार्जेस हैं वो सारे इंटेग्रल मल्टीपल हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी चार्ज की कम से कम वैल्यू है। अब ये जो एक इक्वेशन है इसको हम ये कहते हैं चार्ज कंजर्वेशन। तो अब उसने ये कहा कि चार्ज क्वांटाइज है कि वो E से या E है या 2E होगा या 3E होगा, इंटेग्रल मल्टीपल होगा। तो इस इक्वेशन को हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी कहते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर हमने स्टडी किया कि कैसे मिलिकन ने मेजर किया चार्ज को और कैसे बताया कि चार्ज है जो उसकी मिनिमम वैल्यू 1.6 10⁻⁹ हो गई, जिसे उसने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा, और उसके बाद जितना भी चार्ज होगा वो इसका इंटेग्रल मल्टीपल होगा। तो ये इक्वेशन जो है वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी इसे कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में हम जल्दी हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कीप शेयरिंग माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।